नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। इस चर्चा के क्रम में आज जो हमारा विषय है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया के विचारों का आज हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर लोहिया पैदा हुए और किन परिस्थितियों ने उनको विचार विकसित करने में सहायता दी। तो डॉक्टर लोहिया का जन्म जो है 23 मार्च 1910 को कहाँ हुआ था? अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि आपको ध्यान हो तो इस तिथि से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण घटना है। 23 मार्च को ही सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए एक प्रसंग यह भी आता है कि डॉक्टर लोहिया और उनके समाजवादी दल डॉक्टर लोहिया का जन्मदिन नहीं मनाते थे, क्योंकि वो अपने जन्मदिन से बड़ी घटना मानते थे भगत सिंह को फांसी देने की, और वो एक शोक की घटना थी, दुख की घटना थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय। तो इसलिए डॉक्टर लोहिया अपना जन्मदिन नहीं मनाया करते थे। अब आगे यदि हम बात करें तो डॉक्टर लोहिया के पिता थे हीरालाल। हीरालाल जी भी जो है एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले ये एक व्यवसायी थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर स्वतंत्रता से जुड़ गए, आंदोलन से जुड़ गए और चरखा संघ, चरखा कातने संबंधी संस्थान भी इन्होंने स्थापित किए थे। ये गांधी के अनुयायी भी थे। अब गांधी के अनुयायी होने का असर डॉक्टर लोहिया पर भी होता है कि डॉक्टर लोहिया जिन लोगों से सबसे अधिक प्रेरणा पाते हैं उनमें पहला नाम उनके पिता और गांधी, दोनों ही इनके लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। लोहिया पर पिता और गांधी दोनों का बड़ा प्रभाव था। अब 1910 में डॉक्टर लोहिया का जन्म हुआ। 1918 में इनके पिता जो है बम्बई चले जाते हैं व्यवसाय के सिलसिले में, और फिर वहीं जो है इनकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो होती है हाई स्कूल की, वो होती है। फिर इंटर के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटर करते हैं और फिर बीए की उपाधि ये लेते हैं। कलकत्ता का एक कॉलेज है विद्यासागर। अब यहाँ भी एक प्रसंग ये आता है कि उस समय कई बड़े बड़े अच्छे कॉलेज थे, इंग्लिश कॉलेज थे कलकत्ता में, और विद्यासागर कॉलेज कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था। इसको कहा जाता था कि सूरों की भेड़ या भेड़ों का जमा होने का स्थल, कुछ इस प्रकार का कह करके और इसका अपमान किया जाता था। लेकिन डॉक्टर लोहिया चूंकि आम जनता से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते थे और वो स्थान इनको वीआईपी, वो मौका जो है विद्यासागर कॉलेज में जाकर ही मिल सकता था, क्योंकि बाकी जो बड़े कॉलेज थे उनमें संपत्तिशाली व्यक्तियों के लोग और जो अपर क्लास था उसके बच्चे पढ़ते थे, और आम जनता से मिलने का मौका जो है विद्यासागर कॉलेज में ही मिल सकता था। इसलिए वहाँ से इन्होंने जो है अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की 1929 में। 1929 के बाद डॉक्टर लोहिया जर्मनी चले गए। जर्मनी में जो है इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी की 1933 में, यानी 1910 में इनका जन्म हुआ और 1923 में इन्होंने पीएचडी कर ली थी। महज 22-23 साल की उम्र में, 23 साल उस समय उनकी उम्र पूरी हुई भी नहीं थी, यानी 23 साल 22 वर्ष की उम्र में ही, 23 साल से पूरा होने से पूर्व है, इन्होंने अपनी जो थीसिस थी वो जमा कर दी थी। इनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। तो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे और इनका जो शोध का विषय था वो था भारत में नमक कर, जिसके ऊपर गांधी जी ने आंदोलन भी किया था, भारत में नमक कर।
भारत वापस आए ये 1933 में ही। 1933 में भारत वापस आने पर ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए। और राष्ट्रीय आंदोलन का उस समय बड़ा चेहरा थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़ गए। और कांग्रेस में ही कुछ सदस्यों के साथ, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण इत्यादि लोग थे, इनके साथ मिलकर के और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसे CSP भी कहा जाता था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके अलावा इस पार्टी का जो मुखपत्र था, जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका में या अखबार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विचार प्रकाशित होते थे और उन विचारों के संपादन का जिम्मा था डॉक्टर लोहिया का, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्र के ये संपादक थे। डॉक्टर लोहिया ने सबसे बड़ा योगदान उनका जो है कि भारतीय परिस्थितियों में इन्होंने समाजवाद कैसे लागू किया जाए, और समाजवाद पर इनका जो चिंतन है वो सबसे अधिक मौलिक चिंतन माना जाता है। जितने भी समाजवादी भारत में हुए हैं उनमें सबसे अधिक मौलिक चिंतन, मौलिक का मतलब कि समाजवाद और पूंजीवाद चूंकि पश्चिम की उपज है और पश्चिम के विचारों को ज्यों का त्यों ग्रहण करने की बजाय उसमें अपेक्षित सुधार करते हुए और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालना, भारत की समस्याओं को समझते हुए उन समस्याओं को समाजवाद के जरिए कैसे दूर किया जाए, उनको बताने का प्रयास लोहिया ने सबसे अधिक मौलिक ढंग से किया है। तो ये था डॉक्टर लोहिया का मोटा मोटा परिचय। अब हम उनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं कि किन किन रचनाओं में इन्होंने अपने विचार जो हैं दिए हैं। यदि हम रचनाओं की बात करें तो एक महत्वपूर्ण इनकी रचना आती है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। समाजवादी नीति के बहुत सारे आयामों को इसमें बतलाते हैं और यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो ये प्रतिपादित करते हैं वो है चौखंबा शासन, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें कि ग्राम, मंडल यानी जिला, राज्य और केंद्र में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है। वो चौखंबा शासन का विचार इसी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में इन्होंने दिया है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट थ्योरी 1953 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब इक्विडिस्टेंट थ्योरी में क्या है कि उस समय जो समाजवादी दल था उसमें एक ऊहापोह की स्थिति थी कि किस तरफ उनका झुकाव हो, कांग्रेस के साथ मिले या ना मिले, और दूसरे जो साम्यवादी दल थे उनके साथ मिले या ना मिले। तो लोहिया का यहाँ विचार यह आता है कि हम कांग्रेस से और साम्यवादी दल से, मार्क्सवादियों से बराबर की दूरी बना करके रखेंगे और उनके साथ जो है गठबंधन नहीं करेंगे। इस थ्योरी को उन्होंने प्रकाशित किया इक्विडिस्टेंट थ्योरी में। इसके आगे इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का चक्र। व्हील ऑफ हिस्ट्री में ये जो है बताते हैं कि किस प्रकार इतिहास अपने आप को दोहराता है। मार्क्स के जो इतिहास का सिद्धांत है उसका ये यहाँ खंडन करते हैं कि मार्क्स का इतिहास जो है सिर्फ यूरोपीय इतिहास है, और वो मार्क्स का एक क्लेम कि पूर्व मानवता का ये इतिहास है, गलत है। यानी मार्क्स के विचारों का यहाँ खंडन कर रहे हैं और एशियाई परिप्रेक्ष्य में इतिहास के सिद्धांत देते हैं। फिर एक और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है
मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में ये एक समन्वय प्रस्तुत करते हैं मार्क्स का, गांधी के विचारों का और समाजवाद का, कि इस प्रकार से दोनों जो हैं ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक ही हैं, और इनसे किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगली पुस्तक है फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड ये प्रकाशित हुई थी 1949 में। लोहिया की पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि इनकी पुस्तकें जो हैं प्रस्तावना से लेकर के और उपसंहार तक संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इन्होंने जहां कुछ भाषण दिए, अपने लेख लिखे, उन्हीं लेखों भाषणों का ये संग्रह है। यानी लोहिया किसी विचार को शुरू से प्रारंभ करके उसकी परिणति तक नहीं पहुंचाते हैं और बीच में कहीं रोक देते हैं। तो ये थोड़ी सी विसंगति इनके चिंतन की रही है, लेकिन फिर भी इनका योगदान हम कम नहीं आंक सकते। अब चूंकि लोहिया ने अपना जो करियर है, या कहें कि भारत में राजनीति जो है कहाँ से शुरू की थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, सीएसपी से। तो सीएसपी का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सीएसपी का गठन किया गया 1934 में। 1933 में लोहिया आए जर्मनी से और 1934 में इन्होंने सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इनके साथ थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नाम से जो मशहूर हैं। इन्हें हम जेपी के बारे में पढ़ेंगे भी अगले वीडियो में। और एक थे अच्युत पटवर्धन, ये भारतीय समाजवाद के बड़े चेहरे थे और इसलिए इनका नाम भी ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे सिलेबस में सिर्फ जेपी और लोहिया ही हैं, नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन और मीनू मशानी का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके विचार पढ़ने, लिखने, समझने चाहिए। इन सब ने मिलकर के और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मूल मकसद क्या था? क्योंकि 1934 तक दो बड़ी घटनाएं हो चुकी थी। एक तो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो लगभग विफल हो गया था, या गांधी जी ने वापस ले लिया था। और दूसरी ये घटना कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें कांग्रेस का जो भागीदारी थी वो कोई संतोषप्रद नहीं रही थी। यानी भारत के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने के ये दोनों जो साधन थे वो विफल हो गए थे। तो इसलिए कांग्रेस ने अपने समाजवादी विंग को आगे बढ़ाया और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सोशलिस्ट विंग के रूप में स्थापना की। और वहाँ इनको मेन जो काम सौंपा गया, मुख्य कार्य जो सौंपा गया वो था कि आप मजदूरों को संगठित कीजिए। एक मंच के नीचे मजदूरों और किसानों को, इनको संगठित करने का काम सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने को दिया गया कि मजदूर किसानों को संगठित करके इन्हें आंदोलन से जोड़े और आंदोलन में आमूल चूल बदलाव किया जाए, उसे एक बड़ा रूप दिया जाए। अब इस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। आज़ादी तक ये पार्टी जो है कांग्रेस का ही एक अंग बनी रही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पार्टी जो है कांग्रेस से अलग हो गई। अलग होने के बाद फिर 1952 में कुछ और एक आध दल को मिलाकर के इसने रूप लिया प्रजा समाजवादी पार्टी का। प्रजा समाजवादी पार्टी। प्रजा समाजवादी पार्टी के बाद फिर जो है
लोहिया अपने समर्थकों के साथ अलग हो गए इस पार्टी से और 1955 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। गठबंधन के मामले पर कुछ मतभेद हुए थे तो लोहिया अपने अनुयायियों के साथ अलग हो गए। 1955 में समाजवादी पार्टी बनाई। 1964 में फिर जो है मिल करके और संयुक्त समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ये हुई 1964 में। चूंकि इस पार्टी की विचारधारा अच्छी थी लेकिन राजनीति में और सदन में, कहीं की संसद में इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा और खुद लोहिया जो है 1963 में आकर के और सांसद बन पाने में सफल हुए। 1963 से पहले 11 साल लोकतंत्र के गुजर गए थे, आम चुनाव के 11 साल यानी 2-3 चुनाव हो गए थे, 3 चुनाव हो गए थे। 3 चुनावों में लोहिया को सफलता नहीं मिली। फिर उपचुनाव में जाकर के वो जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं और संसद में भी फिर निर्वाचित होने के बाद लोहिया का योगदान काफ़ी स्मरणीय है। इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर बड़ा कुठाराघात किया था और एक प्रश्न चिन्ह उठाया था कि प्रधानमंत्री के ऊपर कितना खर्च होता है, आम जनता पर कितना खर्च होता है, उसकी उन्होंने तुलना करके बताया कि एक आम आदमी को गुजर बसर के लिए लगभग 3 आने से गुजारा करना पड़ता है। उस समय आना चूंकि चलता था, 3 आने से गुजारा करना पड़ता है, जबकि वहीं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के ऊपर लगभग दिन का 25,000 रुपया खर्च होता था। तो कहते थे कि क्या नेहरू जी में इतना खास क्या है कि आम आदमी सिर्फ 3 आने में, नेहरू जी 25,000 रुपये में। यहाँ वो आर्थिक समानता की बात भी अपनी बहसों के जरिए आम जनता तक और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अधिकतम आय और न्यूनतम आय का, यानी किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम आय की बात तो सभी करते हैं, लेकिन सरकार को जो है अधिकतम आय या अधिकतम संपत्ति को भी निर्धारित कर देना चाहिए। यानी गरीब के पास यदि 1 रुपया है तो अमीर के पास 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सिर्फ इतनी ही विषमता जो है स्वीकार्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार इनका योगदान रहा। और आगे यदि हम चलते हैं, पूरे इनके समाजवादी विचार की बात करते हैं, क्या इनका बौद्धिक संदर्भ था वो समझते हैं, तो हम पाते हैं कि लोहिया का बौद्धिक संदर्भ समाजवाद था और इसी में इन्होंने विभिन्न विचारों के संश्लेषण का प्रयास किया। तो इनके बौद्धिक संदर्भ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। अब यहाँ एक बात स्मरणीय है कि जहाँ आधुनिक भारतीय चिंतन आता है, भारतीय राजनीतिक चिंतन आता है, वहाँ कहीं न कहीं यूरोप जो है घुस जाता है और कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय विचारों का जो विकास है वो कहीं न कहीं यूरोप से संपर्क का प्रयास था, यूरोप से संपर्क का परिणाम था। चूंकि बड़े विचारक जितने भी हुए हैं उनकी सबकी शिक्षा दीक्षा जो है यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में वहाँ हुई थी। इस वजह से उनके विचारों को विकसित करने में वहाँ की विचारधाराओं ने बड़ा योगदान दिया। खुद लोहिया भी जर्मनी में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। फिर इसमें हम नेहरू भी देखते हैं, अम्बेडकर भी देखते हैं, स्वयं गांधी भी देखते हैं, वो भी यूरोप से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने काम किया, लेकिन फिर गांधी ने तो चूंकि स्वदेशी विचारधारा अपना ली थी। फिर भी नेहरू, अम्बेडकर, लोहिया, इन सब के विचारों में हम विदेशी पृष्ठभूमि देखते हैं। लेकिन लोहिया यहाँ थोड़े से अलग होते हैं, चूंकि समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी सोवियत संघ में और सोवियत संघ प्रतिनिधि देश था समाजवाद का। यानी कह सकते हैं कि समाजवाद भी एक यूरो केंद्रित विचार था।
यहाँ लोहिया आते हैं और समाजवाद पर जो पश्चिम की निर्भरता है उसको कम करने का ये प्रयास करते हैं। जितने भी समाजवादी विचारक हुए, जैसे एम.एन. रॉय हुए, एम.एन. रॉय भी जो है मार्क्सवाद को हुबहू लागू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोहिया पश्चिम पर जो समाजवाद की निर्भरता है उसको चुनौती देते हैं और अपने मौलिक चिंतन का विकास करते हैं। लोहिया के विचारों में मौलिकता आ जाती है, मौलिक चिंतन विकसित करते हैं। इनमें मौलिक चिंतन में ये कहते हैं कि सिर्फ आर्थिक विषमता ही सब कुछ नहीं है, आर्थिक विषमता के अलावा और बहुत सी विषमताएं हैं और वो उनको शब्द क्रांति के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर मार्क्सवाद का भी ये खंडन करते हैं। मार्क्सवाद का खंडन किस प्रकार करते हैं? मार्क्सवाद ने जो वर्ग संघर्ष का कंसेप्ट दिया था, वर्ग संघर्ष और इतिहास की व्याख्या, इन दो सिद्धांतों के आधार पर जो है मार्क्सवाद बढ़ता है। लोहिया कहते हैं कि ये वर्ग संघर्ष और इतिहास की व्याख्या जो है ये भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है, भारतीय समाज में उपयुक्त नहीं है, भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी वो कहते हैं कि भारत में वर्ग क्या है, एक शिथिल व्यवस्था है, यानी एक व्यक्ति एक उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आसानी से आ जा सकता है। लेकिन भारत में एक और व्यवस्था है जो बहुत ही रिजिड है, या कह सकते हैं कि निश्चित है, और वर्ग के समानांतर उस व्यवस्था को बताते हैं। वह व्यवस्था है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था निश्चित है, जन्म से आधारित होती है और परंपरागत है। यानी एक व्यक्ति एक वर्ग से तो बाहर जा सकता है, लेकिन एक जाति से बाहर जाना उसके लिए असंभव है, वह जाति से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए लोहिया कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग संघर्ष का उतना महत्व नहीं है भारत में जितना कि जातीय संघर्ष का है। यानी यहाँ जातीय संघर्ष हावी है वर्ग संघर्ष पर। वर्ग तो चूंकि परिवर्तनीय भी हैं, इसलिए वर्ग संघर्ष इतना प्रभावी नहीं है। जातीय संघर्ष का एक ऐसा स्वरूप है जो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है भारत को। इस प्रकार उन्होंने मार्क्सवाद का खंडन किया। अब लोहिया के पूरे विचारों का यदि हम एक नक्शा खींचते हैं तो उसमें कुछ एक फॉर्मेट में बांध पाने में हम सफल हो पाते हैं। लोहिया या किसी भी विचारक को हम शायद इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो लोहिया एक तरफ व्याख्या करते हैं वर्तमान स्थिति की, यानी कि हाल फिलहाल की उनके समय की तत्कालीन परिस्थितियां कैसी हैं, उन परिस्थितियों की व्याख्या वो कर रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी है, लेकिन जो अपेक्षित अवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। यानी हमारा लक्ष्य ये प्रेजेंट है और हमारा जो टारगेट है हम यहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए तीसरी वो बात करते हैं कि वर्तमान से और अपेक्षित तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वो मार्ग जो है वो तीसरे बिंदु में इनका दिखलाई पड़ता है। तो इन तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द हम लोहिया के चिंतन को समेट सकते हैं। हम विश्लेषण का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोहिया को एक आधा पौन घंटे के लेक्चर में समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल क्या असंभव ही होता है। लेकिन फिर भी हम उनके मोटे मोटे विचारों का ओवरव्यू लेंगे कि किस प्रकार जो है वो व्यवस्था का विश्लेषण या वर्तमान स्थिति को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला बिंदु है व्यवस्था का विश्लेषण, वर्तमान व्यवस्था का
विश्लेषण। यही वर्तमान व्यवस्था ही व्यवस्था का विश्लेषण है। यहां व्यवस्था के विश्लेषण का जो तरीका लोहिया अपनाते हैं वो तरीका है ऐतिहासिक विश्लेषण। यही तरीका अधिकांश समाजवादी अपनाते हैं, तो लोहिया यहां अलग नहीं है और वो भी ऐतिहासिक विश्लेषण का तरीका अपनाते हैं। ऐतिहासिक विश्लेषण में क्या होता है कि एक निश्चित समय तक निश्चित काल तक हम जो है समाज का निरीक्षण करते हैं कि समाज में क्या हुआ है, उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर उसको हम जोड़ते हैं वर्तमान से। और इस जुड़ाव के जरिए जो संश्लेषण पैदा होता है वो ही होता है व्यवस्था का विश्लेषण। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान में रखने योग्य है कि मार्क्स भी इतिहास का विश्लेषण करते हैं। तो मार्क्स का विश्लेषण क्या था और लोहिया किस प्रकार उनसे अलग है। मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स जैसा इतिहास का विश्लेषण करते हैं उसमें वो बताते हैं कि सबसे पहले आदिम साम्यवाद था। डिटेल में आप हमारे पुराने वीडियो लेक्चर में यदि अभी तक आप मार्क्स नहीं पढ़ा है तो समझ सकते हैं। पहले आदिम साम्यवाद था। आदिम साम्यवाद के बाद दास्ता का युग आया। दास्ता के बाद सामंतवाद आया। सामंतवाद के बाद पूंजीवाद, जो मार्क्स के समय की स्थिति थी। फिर मार्क्स इससे आगे अपेक्षित अवस्था में जाते हैं। वो कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद साम्यवाद की स्थिति। तो इस प्रकार मार्क्स जो है इतिहास का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ लोहिया क्या कहते हैं, लोहिया कहते हैं कि मार्क्स जो इतिहास का विश्लेषण कर रहा है वह इतिहास का विश्लेषण सिर्फ यूरोप का इतिहास है। मार्क्स का इतिहास यूरोप का ही इतिहास है और मार्क्स यूरोप के इतिहास को मानवता का इतिहास बता करके पूरी मानवता पर उसको थोपना चाहते हैं, जो कि एशियाई परिप्रेक्ष्य में सही साबित नहीं होता है। तो यहाँ लोहिया अपना अलग सिद्धांत देते हैं और वो इतिहास का चक्र सिद्धांत के जरिए अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इतिहास का चक्र में क्या होता है, इतिहास के चक्र में लोहिया दो प्रकार के परिवर्तन की बात करते हैं, बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन में लोहिया कहते हैं कि समाज सदा एक बिंदु पर नहीं रहता। समाज सदा एक बिंदु पर नहीं रहता और शक्ति तथा समृद्धि का केंद्र पूरी दुनिया में बदलता रहता है। यानी कि आज शक्ति किसी देश के पास है, कल किसी दूसरे देश के पास वह केंद्रित हो जाएगी। उसका बदलाव निरंतर चलता रहता है। जैसे यूरोप में थी, फिर अमेरिका के पास, फिर हो सकता है कल भारत या एशिया के किसी भूभाग के पास जो है वो शक्ति का केंद्र हो सकता है। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये बदलता रहता है। दूसरी ये हुआ बाह्य परिवर्तन। दूसरी बात ये बाह्य परिवर्तन।
अब यहां दूसरा बात लोहिया क्या कह रहे हैं कि हर समाज में, प्रत्येक समाज में दो विभाजन बराबर चलते रहते हैं। यानी दो प्रकार के सामाजिक विभाजन होते हैं जो बराबर बदलते रहते हैं, और इन विभाजनों को लोहिया संज्ञा देते हैं वर्ग और जाति की। यानी ये दोनों विभाजन हमेशा बदलते रहते हैं। कौन कौन से हैं ये? एक वर्ग है और एक जाति है। यानी लोहिया ये कह रहे हैं कि हर समाज वर्ग और जाति के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और यहाँ दोनों में अलग अलग गतिशीलता होती है। गतिशीलता का मतलब आप एक वर्ग आसानी से बदल सकते हैं, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन अपनी जाति को नहीं बदल सकते। वह जन्म से आधारित होती है। जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति में रहना होगा। यहाँ बदलने का मतलब क्या बता रहे हैं कि वर्ग और जाति का महत्व बदलता रहता है। लोहिया जब कह रहे हैं कि प्रत्येक समाज में दो प्रकार के सामाजिक विभाजन बराबर बदलते रहते हैं, दो विभाजन कौन से? वर्ग और जाति। बराबर बदलते रहने से उनका आशय ये है कि वर्ग और जाति का महत्व बदलता रहता है। आज ये जाति प्रभावशाली है, कल दूसरी जाति प्रभावशाली हो जाएगी, लेकिन स्वयं जाति नहीं बदलती। यानी वह जन्म आधारित होती है, उसका महत्व बदल सकता है। तो इन चक्रों के आधार पर लोहिया कहते हैं कि यहाँ से जो है इतिहास का चक्र, ये चक्र चलता रहता है। यहाँ फिर वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का भी उदाहरण इसमें समाविष्ट करते हैं कि इनमें भी जो है सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है, फिर पुनः ये चक्र जो है दोहराया जाता है। अब लोहिया कहते हैं कि इस चक्र की गति को कैसे थामा जाए? क्या ये चक्र निरंतर चलता रहेगा? तो यहाँ लोहिया कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है एक तीसरा सिद्धांत वो बताते हैं कि चक्र की गति को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। तो प्रभावित करने वाला कारक है मानवीय एकता, और इसको लोहिया अपने शब्दों में कहते हैं मानवीय निकटता। मानवीय निकटता का मतलब ये कि पहला बाह्य परिवर्तन क्या होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शक्ति का केंद्र बदलता है। अब क्षेत्रों में ही निकटता आ जाएगी तो शक्ति का विभाजन उतना स्पष्ट नहीं होगा, यानी वहां शक्ति का विभाजन, समृद्धि का विभाजन शिथिल हो जाएगा। इतिहास की गति, चक्र की गति मंद पड़ जाएगी। दूसरा तरीका लोहिया कहते हैं कि समाज जाति और वर्ग के इर्द गिर्द घूमता है। अब यदि जातियों के बंधन शिथिल पड़ने लग जाएंगे, जातियों में निकटता आने लग जाएगी, जातियों का नाश होना शुरू हो जाएगा, तो ये चक्र भी अपनी गति खो देगा और कहीं न कहीं निकटता, मानवीय निकटता स्थापित हो जाएगी। और इस निकटता के जो मुख्य कारक स्वीकारते हैं लोहिया, वो कहते हैं कि तकनीक, टेक्नोलॉजी ये संभव बनाएगी, और एक भाषा, संपर्क की भाषा ये जब विकसित होगी तो आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ज्यादा होगा और निकटता अधिक स्थापित होगी। विचारों का जब सामंजस्य होगा और धर्म का भी इसमें प्रभाव लोहिया मानते हैं। ठीक है, तो ये था इनका इतिहास का चक्र और इतिहास के चक्र को की गति रोकने का तरीका। अब इससे आगे चलते हैं वर्तमान व्यवस्था के विश्लेषण में। इतिहास के चक्र के सिद्धांत से आगे वो आधुनिक सभ्यता का विश्लेषण कर रहे हैं। आधुनिक सभ्यता, चूंकि सभ्यता का नाम जब उपनिवेशवादी काल में जब आता था तो सिर्फ यूरोप ही ध्यान में आता, क्योंकि एशिया तो अधिकांश उपनिवेश था यूरोप का, इसलिए सभ्यता के नाम पर सिर्फ यूरोप पर ही ध्यान जाता है। आधुनिक सभ्यता, और आधुनिक सभ्यता के दो रूप थे, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। दोनों ही यूरोसेंट्रिक, यूरोप केंद्रित थे। पूंजीवाद पश्चिमी यूरोप का,
साम्यवाद पूर्वी यूरोप का। दोनों का मूल यूरोपीय था। ठीक है, अब लोहिया कह रहे हैं कि पूंजीवाद जब जन्म हुआ है, पूंजीवाद का जब से जन्म हुआ है, तो इसके साथ ये अकेला जन्म नहीं लिया है, इसके साथ एक और चीज जन्मी है, वो है उपनिवेशवाद। यानी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का जुड़वा जन्म हुआ है। पूंजीवाद उपनिवेशवाद के जुड़वा जन्म की वो बातें करते हैं। अब यहां वो तर्क देते हैं कि चूंकि एशियाई देश उपनिवेशवादी नहीं है, एशियाई देशों का कोई उपनिवेश नहीं है, इसलिए पूंजीवाद एशिया में नहीं आएगा। ये उनके विचार हैं। फिर सत्यता से परखने के बजाय एक बार हम उनके विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। लोहिया कह रहे हैं कि पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का जुड़वा जन्म हुआ है, और चूंकि एशियाई राष्ट्र उपनिवेशवादी राष्ट्र नहीं है, इसलिए पूंजीवाद एशिया में स्थापित नहीं हो पाएगा। फिर विकल्प बचता है साम्यवाद। साम्यवाद के बारे में भी वो बताते हैं कि साम्यवाद की आवश्यकता भी, साम्यवाद और पूंजीवाद में फर्क क्या है। साम्यवाद और पूंजीवाद में सिर्फ फर्क है स्वामित्व का, बाकी चीजें समान ही हैं। पूंजीवाद में भी भारी औद्योगिकरण है, साम्यवाद में भी भारी औद्योगिकरण है, चूंकि स्वामित्व का ही फर्क है। लेकिन यहां भी आपको जो है भारी पूंजी की आवश्यकता होगी, और व्यवस्था केंद्रीकृत होगी, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होगी, और वृत्त तकनीक की आवश्यकता होगी। यानी बड़ी टेक्नोलॉजिकल विकास की जरूरत होगी, बड़े तकनीकी विकास की जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए लोहिया कह रहे हैं कि ये चीजें एशिया में संभव नहीं हो पाएंगी। नए नए राष्ट्र अभी अभी उपनिवेशवाद से आजाद होना शुरू हुए हैं, उनके पास भारी पूंजी का भी अभाव है। सारी व्यवस्था को यदि वो केंद्रीकृत कर देंगे तो हो सकता है तानाशाही में बदल जाए, और वृहत तकनीकी विकास भी उनके पास नहीं है। इसलिए लोहिया कहते हैं कि पूंजीवाद और उपनिवेशवाद दोनों का विनाश होगा, और ये अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाले हैं। यानी लोहिया कह रहे हैं कि इतिहास का एक और चक्र आने वाला है। यानी इतिहास एक ऐसे मोड़ पर है जब इतिहास का दूसरा चक्र घटित होने वाला है। ठीक है, तो ये थी लोहिया के वर्तमान की व्याख्या। इसमें हमने देखा पहली बात कि उन्होंने मार्क्स का खंडन, ऐतिहासिक विश्लेषण का सहारा लिया। दूसरा, मार्क्स का खंडन किया। तीसरा, इतिहास के चक्र का सिद्धांत दिया। चौथा, उन्होंने इतिहास के चक्र को रोकने का तरीका बताया। और पांचवा, उन्होंने साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के विनाश की बात की, और एशियाई परिप्रेक्ष्य में दोनों की अप्रासंगिकता सिद्ध की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है कि भविष्य के लक्ष्य, यानी अपेक्षित व्यवस्था क्या होगी। तो दूसरी बात आती है भविष्य के लक्ष्य। हर समाजवादी का सपना होता है सबसे पहला अन्याय मुक्त विश्व, सिद्धांत रूप में। यही लोहिया का भी सपना था, वो भी अन्याय मुक्त विश्व चाहते थे। लेकिन यहां एक अंतर आता है कि अधिकांश जो समाजवादी हैं वो मानते हैं कि दुनिया में जितना भी अन्याय है उनकी जड़ में सिर्फ एक ही कारण है, और वह कारण है आर्थिक विषमता। यदि आर्थिक विषमता को दूर कर दिया गया तो फिर अन्याय अपने आप दूर हो जाएगा।
यहाँ लोहिया थोड़ा सा अलग अप्रोच अपनाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो विचार है यह विचार संकीर्ण है, यानी बाकी समाजवादियों का, साम्यवादियों का जो विचार है आर्थिक विषमता से अन्याय खत्म हो जाएगा, यह विचार संकीर्ण विचार है। इसके लिए हमें अलग अलग क्षेत्र में स्वतंत्र क्रांतियों की जरूरत होगी। स्वतंत्र क्रांति का मतलब कि एक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर नहीं है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रयास की आवश्यकता होगी। और कुल मिलाकर के वो 7 क्रांतियों की बात करते हैं जिन्हें उन्होंने सप्त क्रांति की संज्ञा दी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहली क्रांति आर्थिक अन्याय के विरुद्ध क्रांति। आर्थिक अन्याय के विरुद्ध क्रांति का मतलब समाज में आर्थिक विषमता कम की जाए, गरीब अधिक गरीब ना हो, अमीर अधिक अमीर ना हो, आर्थिक अन्याय के विरुद्ध क्रांति हो, समानता स्थापित हो। दूसरी क्रांति भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा के खिलाफ क्रांति। और यहाँ वो जाति प्रथा के शिथिलन की बात नहीं करते, जाति प्रथा के विनाश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जाति प्रथा का समूल विनाश होना चाहिए। यहाँ कुछ विचार इनके अम्बेडकर से मिलते हैं, वो भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, ये भी जाति प्रथा के विनाश की बात करते हैं। फिर तीसरी बात लिंग भेद के विरुद्ध क्रांति, यानी समाज में पुरुष और महिला के मध्य जो विभाजन है, जो सामाजिक कार्यों का विभाजन है, जो सार्वजनिक जीवन का विभाजन है, वह खत्म होना चाहिए और महिला को अपने सार्वजनिक निर्णयों, अपने से संबंधित जो निर्णय है उनको लेने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। इसके खिलाफ भी क्रांति इनकी सप्त क्रांति का हिस्सा है। चौथी क्रांति आती है साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति। चूंकि उपनिवेश जब लोहिया के विचार विकसित हो रहे थे तो उपनिवेशवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, भारत मुक्त होने वाला था। एशियाई देशों में ये एक दौर जारी था और 1960 के दशक तक अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेश बने रहे, उनकी स्वतंत्रता चलती रही। तो एक लंबा दौर था। उस दौर में लोहिया ने माना कि साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रवादी क्रांति जो है जरूरी है। फिर पांचवी बात आती है रंग भेद की, यानी लोहिया कहते हैं कि चमड़ी के रंग के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो वो गलत है और उसके विरुद्ध जो है सरकारी रूप से, आर्थिक रूप से और दिमागी रूप से जो भी असमानता है उसके विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए। यानी किसी प्रकार का भेदभाव रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर छठी इनकी क्रांति आती है, छठी क्रांति है समूहबद्धता। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल टर्म है। समूहबद्धता के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की क्रांति। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। समूहबद्धता के कौन कौन से रूप हैं? समूहबद्धता का रूप होता है, यानी एक समूह में कौन हो सकता है? एक समूह में एक समाज हो सकता है, कोई कृत्रिम समूह हो सकता है, राज्य हो सकता है। यानी कोई भी समूह व्यक्ति के निजी जीवन में, व्यक्तिगत अधिकार यानी निजी जीवन, समाज या राज्य व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। यानी व्यक्ति का कुछ अपना निजी स्पेस होना चाहिए, कुछ ऐसा अपना निजी क्षेत्र होना चाहिए जहां किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और जीवन के हर क्षेत्र में जो हस्तक्षेप होता है सरकार के जरिए, समाज के जरिए, वह गलत है, उसके विरुद्ध हमें क्रांति करनी होगी। व्यक्तिगत अधिकार लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। ठीक है। और सातवीं और अंतिम क्रांति है, सातवीं अंतिम क्रांति है अहिंसक अवज्ञा की कार्यविधि या सविनय अवज्ञा। अब सविनय अवज्ञा ये
स्वयं में एक क्रांति ना हो करके इन सभी जो बाकी की 6 क्रांतियां हैं, आर्थिक अन्याय, जाति प्रथा, लिंग भेद, समूहबद्धता के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकार, इन सब का एक तरीका सुझाती है कि किस प्रकार से हम इनको अमल में लाएंगे। तो उसका तरीका होगा सविनय अवज्ञा, अहिंसात्मक अवज्ञा। ठीक है, तो ये था लोहिया का सप्त क्रांति का सिद्धांत। अब आगे लोहिया भविष्य के लक्ष्यों में अपने और विचार देते हैं। क्या कहते हैं, यहां एक बहस का विषय आता है कि क्या लोहिया निजी साधनों की उन्मूलन की बात करते। कहीं लिखा होता है कि लोहिया निजी साधनों का उन्मूलन चाहते थे, कहीं लिखा होता है कि नहीं, वो निजी संपत्ति, खेत पर जो है किसान का अधिकार चाहते थे, निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहते थे। तो यहाँ इसमें जो है दोनों ही पक्ष ठीक हैं, लेकिन कहाँ तक वो देख लेते हैं हम। लोहिया कहते हैं कि उत्पादन के साधन पर निजी नियंत्रण होना चाहिए। प्रथम दृष्टया वो स्वीकार करते हैं, लेकिन एक सीमा तक, और वो सीमा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उस सीमा तक ही निजी नियंत्रण होना चाहिए जब तक ये जो उत्पादन है ये मालिक के श्रम का ही परिणाम है। यानी एक किसान अपने खेत में अपने श्रम के बलबूते जो उत्पादन करता है उस पर उसका निजी अधिकार है। एक बढ़ई या एक कारीगर अपनी मेहनत से जो कुर्सी मेज बनाता है उस पर उसका अधिकार है। ठीक है, लेकिन यहां लोहिया क्या कहते हैं कि यदि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रमिक लगे हुए हैं, वेतन भोगी श्रमिक लगे हुए हैं, यानी कि जैसे हम मान सकते हैं कोई बड़ी कंपनी, उस कंपनी में वेतन भोगी श्रमिक हैं। अब लोहिया कहते हैं कि चूंकि वह संपूर्ण उत्पादन सिर्फ एक मालिक के श्रम का परिणाम नहीं है, वहां वेतन भोगी श्रमिक बने हुए हैं जो एक निश्चित वेतन पर अपना श्रम जो है देते हैं कंपनी मालिक को और उसके बदले वेतन पाते हैं। यहां अगर ऐसी परिस्थिति है तो लोहिया कहते हैं कि उस उत्पादन पर नियंत्रण होना चाहिए या तो सामूहिक यानी सहकारी समिति का, यानी आपस में मिलकर के कुछ लोग उत्पादन करें, या फिर राज्य सरकार का, प्रांत का, या फिर केंद्र सरकार का। यानी सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में उत्पादन का स्वामित्व नहीं हो जबकि वह उत्पादन उसके श्रम का परिणाम नहीं है। तो यहां अंतर स्पष्ट हुआ। सॉरी, लोहिया आगे कहते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य या एशियाई परिप्रेक्ष्य, इसमें हम अधिक पूंजी हमारे पास नहीं है, पूंजी की कमी है और श्रम की अधिकता है। तो ऐसे उद्योग जहां पूंजी अधिक लगे और श्रम कम हो, ऐसे उद्योगों को हमें नहीं लगाना, यानी पूंजी प्रधान उद्योगों को वो मना ही करते हैं। इसके बदले वो कहते हैं कि श्रम प्रधान उद्योग लगाए जाने चाहिए, श्रम प्रधान उद्यम लगाए जाने चाहिए। ठीक है, इससे सभी हर हाथ को रोजगार मिलेगा और सिर्फ मशीनों से अगर यदि उत्पादन होने लग जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए लोहिया का यह तर्क ठीक प्रतीत होता है। फिर वो समानता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज के भीतर एक तो समाज के भीतर और दूसरी विभिन्न समाजों के मध्य, इनके मध्य समानता होनी चाहिए। समाज के भीतर भी समानता हो और एक समाज की दूसरे समाज से भी समानता हो।
ऐसा नहीं कि एक समाज के भीतर समानता है लेकिन वो किसी दूसरे समाज से जो है निम्नतर स्थिति में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी समाज आंतरिक और बाह्य रूप से समान होने चाहिए। ठीक, अब आगे उत्पादन पर इनके विचार हुए, यानी आर्थिक व्यवस्था पर विचार हुए और समाजवाद का इनका विचार भी हमने देखा। अगला महत्वपूर्ण विचार आता है इनका लक्ष्य के रूप में, वह है राजनीति में। और राजनीति में ये विचार देते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण का। राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी सत्ता जो है एक जगह केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, उसका अलग अलग सेंटर होने चाहिए। और इसको इन्होंने नाम दिया चौखंभा शासन। 4 खंभों पर जो शासन टिका हो उस शासन को कहा जाता है चौखंभा शासन। इसके कौन कौन से आयाम हैं? तो इसमें सबसे पहला तो 4 स्तर पर विभाजन होगा सत्ता का। 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्तर है ग्राम, दूसरा स्तर है जिला, जिसे किसी किसी प्रांत में मंडल का नाम भी दिया जाता है। तीसरा स्तर है प्रांत या राज्य और चौथा स्तर है केंद्र। यहां लोहिया कहते हैं कि शक्ति का प्रवाह है ऊपर नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, ग्राम से केंद्र की ओर होना चाहिए। यानी ग्राम को अधिकतम शक्ति दी जाए, फिर जिला या मंडल को, फिर प्रांत को, फिर केंद्र को। वो वकालत करते हैं कि सुरक्षा बल केंद्र के हाथ में रहें, लेकिन पुलिस और कल्याण की योजनाएं चलाना जो है वो ग्राम पंचायत के हिस्से में रहना चाहिए। यानी पूर्णतया विकेंद्रीकरण, अधिकारों के साथ विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, ना कि नाम मात्र के विकेंद्रीकरण की। कहते हैं कि निम्नतर इकाइयों में अधिकतम शक्ति होनी चाहिए। फिर इनका एक आदर्श रूप झलकता है। इसी चौखंबा शासन में एक और स्तंभ वो जोड़ते हैं और एक और स्तंभ में बात करते हैं आदर्श विश्व व्यवस्था की। आदर्श विश्व व्यवस्था। आदर्श विश्व व्यवस्था को उन्होंने नाम दिया 5वां खंभा। यानी चौखंभा शासन का के अलावा यदि शासन में 5वां स्तंभ जोड़ा जाए तो वह आदर्श विश्व व्यवस्था होगी। इसमें ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सरकार चुनी जाए। हालांकि इसको सीमित अधिकार देने की वो बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि सरकार वयस्क मताधिकार पर चुनी जानी चाहिए और इससे विश्व शांति स्थापित होगी। फिर आगे वो बात करते हैं कि पूरी दुनिया में निशस्त्रीकरण कर दिया जाना चाहिए, यानी हथियार समाप्त कर दिए जाएं। हथियार समाप्त कर दिए जाएं, आवागमन प्रतिबंधित नहीं हो, आवागमन पर कम से कम प्रतिबंध लगाए जाएं, एक देश से दूसरे देश में जाना आना निर्बाध हो जाए। साथ ही साथ वो बात करते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कोष का गठन किया जाए। इस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कोष में प्रत्येक देश अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देगा, यानी जितनी उसमें सामर्थ्य है उस हिसाब से वह उसमें योगदान करेगा, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उससे निकासी करेगा। जिस देश को जितनी आवश्यकता होगी उतनी वह निकासी करेगा। ऐसा उनका आर्थिक कोष का सिद्धांत था। यानी गरीब राष्ट्र देंगे कम, निकालेंगे ज्यादा, अमीर राष्ट्र देंगे ज्यादा, निकालेंगे कम। ठीक है, ये थी उनकी आदर्श व्यवस्था। यहां फिर वो एक और परिसंघ की बात करते हैं। यह परिसंघ स्थापित होगा भारत और पाकिस्तान के बीच।
भारत पाकिस्तान की दुश्मनी की वकालत वो नहीं करते थे कि अनिश्चित काल तक हम दुश्मन बने रहें, बल्कि वो कहते थे कि हमें समझदारी दिखाते हुए एक परिसंघ की स्थापना कर लेनी चाहिए और आपसी सहयोग सामंजस्य बनाना चाहिए, ताकि नागरिकों में प्रेम का संचार हो, प्रेम भावना का संचार हो। ठीक है, ये थी उनकी आदर्श विश्व शासन व्यवस्था। हमने देखा उनके भविष्य के लक्ष्य में अन्याय मुक्त विश्व। अन्याय मुक्त विश्व के लिए बाकी समाजवादियों से अलग सप्त क्रांति का सिद्धांत। सप्त क्रांति के सिद्धांत के बाद उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व में उनका जो मतभेद का बिंदु है उसको स्पष्ट किया। फिर आगे हमने चौखंबा शासन की बात की, आदर्श विश्व शासन की बात की। अब वर्तमान व्यवस्था का विश्लेषण हो गया, लक्ष्य की बात होगी। व्यवस्था से लक्ष्य तक कैसे जाएं, इसकी बात हमें अब करनी है। यानी तीसरा बिंदु आएगा तो है लक्षित व्यवस्था का मार्ग। लक्षित व्यवस्था का मार्ग। अब लक्षित व्यवस्था के मार्ग में बड़ी सामंजस्यपूर्ण तरीका अपनाते हैं, और सामंजस्य किस किस का करते हैं? साम्यवादी संघर्ष का। धुर विरोधी विचारधाराओं का सामंजस्य लोहिया के चिंतन की विशेषता थी। साम्यवादी संघर्ष को मिलाते हैं गांधीवादी रचनात्मकता के साथ। गांधीवादी रचनात्मकता, और इन दोनों को मिलाते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद या संसदीय समाजवाद के साथ। तीनों कहीं न कहीं एकदम विरोधी विचारधाराएं हैं। यानी मार्क्स अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। गांधी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे और संसदीय शासन में भी विश्वास नहीं करते थे, और लोकतंत्र संघर्ष में विश्वास नहीं करता, और गांधीवाद में भी कुछ हद तक कम ही विश्वास करता है। तो तीनों विरोधी विचारधाराएं हैं। इनको, ये तीनों तरीकों का सामंजस्य किया और प्राप्ति के लिए लक्षित व्यवस्था का मार्ग इन्होंने एक नारे के जरिए बताया, और वो नारा था वोट, जेल और फावड़ा। यानी वोट के जरिए हम लोकतंत्र शासन शासकों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। जेल का मतलब है बुराई के प्रतिरोध का, बुराई का प्रतिरोध करना। वोट का मतलब जनतंत्र। जेल का मतलब बुराई का प्रतिरोध जब हम करेंगे, वोट यानी लोकतांत्रिक तरीका, जेल यानी गांधीवादी तरीका, और गांधीवादी तरीके से बुराई का प्रतिरोध करेंगे, और साम्यवादी तरीके से हिंसा नहीं करेंगे, अपितु साम्यवादी तरीके से हम कर्म करेंगे। फावड़ा है कर्मशीलता का परिचायक। साम्यवाद से इन्होंने हिंसा निकाल दिया, गांधी से इनके विरोध का तरीका ले लिया, और दोनों को लोकतंत्र में मिला दिया। बन गया वोट, जेल और फावड़ा, यानी लक्षित व्यवस्था का लोहिया का मार्ग। तीनों चीजें हमने देखी। वर्तमान व्यवस्था का विश्लेषण, लक्षित व्यवस्था और लक्षित व्यवस्था का मार्ग। समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके दोबारा से पढ़ें, ठीक है। अब एक छोटा सा बिंदु लोहिया के चिंतन का और रह जाता है। 2-3 बातें हैं, उनको एक ही पॉइंट में हम समाविष्ट कर देते हैं और हेडिंग देते हैं भाषा, धर्म और राजनीति। भाषा के बारे में यदि हम लोहिया के विचार देखें तो लोहिया कहते हैं कि
अंग्रेजी छोड़ो और देसी भाषाओं को अपनाओ। यानी लोहिया सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजी छोड़ो का भी नारा उन्होंने दिया, अंग्रेजी हटाओ का नारा उन्होंने दिया और देसी भाषाएं लाओ। यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि गलत अवधारणा है कि लोहिया सिर्फ हिंदी की वकालत करते थे। लोहिया ने सिर्फ हिंदी की वकालत कभी नहीं की, लोहिया पूरी देसी भाषाओं की वकालत करते थे। और इसका प्रमाण ये है कि लोहिया के प्रशंसक कन्नड़ भी प्रशंसक हैं। लोहिया से प्रेरणा पाकर के उड़िया लेखकों ने भी लिखा है, लोहिया से प्रेरणा पाकर के असमिया लेखकों ने भी लिखा है। तो लोहिया पूरी देसी भाषाओं की बात करते हैं, सिर्फ हिंदी भाषा की बात नहीं करते। और एक दिलचस्प वाकया यहाँ आता है कि अंग्रेजी विरोध उनके मन में कैसे पनपा। जब लोहिया 1929 में गए थे जर्मनी बर्लिन, तो एक गाइड इन्होंने चुना कि उनके अंडर मुझे अपनी पीएचडी करनी है। उसके पास ये गए इंटरव्यू के लिए, उन्होंने इनसे कुछ प्रश्न पूछे और लोहिया ने ताबड़तोड़ रूप से अंग्रेजी में उनके जवाब दे दिए। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले कि लोहिया जी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, यदि आपको जर्मन भाषा में आता है जवाब देना तो बताइए। तो लोहिया निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, उसके बाद मैं आऊँगा। तो यहाँ इन्होंने लोहिया ने सीखा कि बिल्कुल बगल का देश और इतनी स्वाभिमान की भावना कि अंग्रेजी नहीं जानते और पूरे स्वाभिमान के साथ कह रहे हैं इतने बड़े प्रोफेसर कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अपनी जर्मन भाषा के प्रति ये स्वाभिमान की भावना, तो ये भावना हमें अपनी देसी भाषाओं के प्रति भी होनी चाहिए। और अंग्रेजी को वो एक गुलामी का प्रतीक मानते थे, क्योंकि अंग्रेजी के जरिए, अंग्रेजी भाषा के होने से देश में 2 वर्ग पैदा हो गए हैं। एक अंग्रेजीदा वर्ग जो दूसरे वर्ग को हीन समझता है, अंग्रेजी नहीं बोलने वालों को, और एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस पैदा हो गया है, उसको मिटाना चाहते थे लोहिया, इसलिए वो देसी भाषा की बात करते हैं। अब उस घटना में क्या हुआ कि लोहिया 3 महीने भारत आए, जर्मन सीख के वापस गए उन प्रोफेसर के पास और उनसे जर्मन भाषा में जवाब सवाल किए। फिर उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने उनको अपने अंडर पीएचडी करवाई। तो वहाँ से इनका भाषा प्रेम पनपा और फिर अंग्रेजी हटाओ के नारे तक वो आया। अब धर्म और राजनीति की यदि हम बात करते हैं तो लोहिया यहाँ भी एक सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। और राजनीति अल्पकालीन धर्म है, अल्पकालिक धर्म है। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये कि लोहिया कहते हैं कि धर्म का काम क्या है। धर्म का काम है जनता का कल्याण करना, साथ ही साथ जो अच्छा है यानी अच्छाई की प्रशंसा करना। और राजनीति का क्या काम है? राजनीति के मकसद लोहिया बताते हैं कि राजनीति का मकसद है कि बुराई से लड़ना, बुराई से लड़ना और उसकी निंदा करना। यानी लोहिया जो धर्म निरपेक्षता उस समय फैली का यूरोपीय विचार था, उसको संशोधित करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है, इनका अलगाव नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि धर्म कल्याण और अच्छाई की प्रशंसा का उद्देश्य है और राजनीति भी बुराई से लड़ने और उसकी निंदा करने का इनका उद्देश्य है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। यानी धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। लेकिन यहाँ वो सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि धर्म सिर्फ अच्छाई की प्रशंसा करने लग जाए, श्रम की प्रशंसा, अपने अच्छे कामों की प्रशंसा करने लग जाए और कल्याण को त्याग दे,
कल्याण करना छोड़ दे, सिर्फ प्रशंसा में निरत हो जाए, तो वह धर्म निर्जीव बन जाएगा, उसमें जीवन नहीं रहेगा, वह धर्म निर्जीव बन जाएगा। और निर्जीव धर्म नागरिकों के किसी काम का नहीं होता, उससे मोह भंग हो जाएगा लोगों का। फिर राजनीति के बारे में कहते हैं कि राजनीति यदि सिर्फ निंदा करने लग जाए, बुराई से लड़ना छोड़ दे, सिर्फ निंदा करने लग जाए, तो वह राजनीति कलहकारी राजनीति हो जाएगी। यानी आप राजनीति से जब सिर्फ निंदा कर रहे हैं तो आप कलहकारी बन रहे हैं, सिर्फ कलह उत्पन्न कर रहे हैं, बुराई से तो लड़ ही नहीं रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अपने ये दोनों काम करने चाहिए, और ये दोनों काम जब ये करेंगे तो ये सामंजस्य के साथ रहेंगे। धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। तो ये थे लोहिया के विचार। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। अगले वीडियो के साथ हम अगले विचारक को जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।